औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान असर की जानिब से प्यार भरा सलाम। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात, और मुलाकात के बाद जब हम बात करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और सिलसिला आगे बढ़ाने में जब हम चीज़ों को याद करते हैं कि ज़िंदगी में हम किस सिमत में जा रहे हैं, तो वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है कि अपना मुआशरा करिए कि आप ज़िंदगी में किस सिमत में जा रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आपके नज़र में होती हैं, लेकिन वो दुनियावी या दीनी लिहाज से अच्छी नहीं होती हैं। जिनकी बेहतर मिसाल ये है कि आप महफ़िल में बैठते हैं, एक कैरेक्टर आपके सामने आता है और उस कैरेक्टर की आप मिमिक्री करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। इटसेल्फ लोग हँस रहे होते हैं, लेकिन जिस कैरेक्टर की आप मिमिक्री कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर का आप मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसकी दिल आज़ारी हो रही है, और जब उसकी दिल आज़ारी हो रही है तो वो अल्लाह से शिकवा कर रहा है और दिल ही दिल में नाराज़ हो रहा है। और जब वो नाराज़ हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जब तक ये शख्स आपको माफ़ नहीं करेगा, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का पहलू उस सिमत में रखिए जहाँ पर आपके पहलू के साए तले आप चलते चले जाएं, और फिर वो इंसान आप बने कि जब आप दुनिया से रुखसत हो तो आपके पीछे लोग ये कहें कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मरगूब अब्बासी साहब ने। मरगूब अब्बासी साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो चीज़ों को बड़े टैकल ऑन कर रहे थे चीज़ों को, और मैं इंजेक्शन चाहिए थे, उसमें इन्होंने पैसे मुझे भेजे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हर सिमत में साथ खड़े होते हैं, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर इकबाल भट्टी साहब, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और आज हम उनसे बात तो करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें SIUT की, तो वहाँ पर रोज़ 17 से 20 केसेस जो आते हैं वो किडनी फेलियर के हैं, और उसमें रीज़न्स क्या हैं? सुबह उठकर निहार पेट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, या वो आजकल एनर्जी फिज़ी ड्रिंक्स जो आई हैं, उस हवाले से कितनी नुकसानदेह हैं और कितनी ये ज़िंदगी के अंदर जहर घोल रही हैं, ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। और आपके साथ बैठते हैं इरफानुल्लाह साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं, जो ब्लड कैंप्स करते हैं, डेड बॉडीज़ रिसीव करते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज देते हैं उन लाचार बेचारे, या हम ये कहें कि अनअफोर्डेबल लोगों को मेडिसिन फराहम करते हैं, जो ज़िंदगी की जंग से जंग तो लड़ रहे होते हैं, लेकिन जंग आप तभी लड़ते हैं जब आपके पास साजो सामान होता है। और साजो सामान क्या है? बीमारी में अगर हो तो मेडिसिन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर देखभाल है, और उसके बाद प्रॉपर आपकी इनटेक ऑफ आप फूड है। यानी हमारे यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि नुस्खा लिख कर दे दिया कि ये खाना है, अब पता नहीं वो कहाँ से आएगा, वो कैसे चीज़ें तजवीज़ करने के बाद उसको हम ले सकेंगे या नहीं। तो उसमें इरफानुल्लाह आपको जो है वो मावनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़िंदगी में वाकई में कि आप जब दूसरों के लिए जीते तो ज़िंदगी जीने का ढंग चेंज हो जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। मुझसे आपकी तरफ आता है, हीट वेव क्या है और मुख्तसर सा तारुफ? हीट वेव एक्चुअली ये सीज़न अब चल रहा है गर्मी की शिद्दत का, तो इसमें हीट वेव कोई एक ख़ास मखसूस तारीख नहीं होती कि इस दिन हीट वेव होगी। होता ये है कि हम नॉर्मल जो अपनी टेम्परेचर, अब मैं कराची के हवाले से बात करूँगा कि जैसे हम 36, 37 को लेके चल रहे होते हैं, तो अचानक कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें शूट करके 40 और 42 और फील लाइक जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। जब ये वाला टेम्परेचर आ जाता है गर्मी का, तो ये होता है शिद्दत का, और ये हीट वेव जैसी कंडीशन पैदा करता है, और उसके अंदर हमें इंसान, जानवर और पौधे ये तमाम ही इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे पॉइंट ये है कि 12 से 4 बजे के दौरान ये हीट वेव जो होती है ये पीक के ऊपर होती है। इस दौरान हमें बहुत एहतियात, धूप में कम से कम निकलना, सर ढाँप के चलना, या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, या जूसेस वगैरह जो अच्छे ओरिजिनल होते हैं, लेमन है या नमकीन लस्सी है या सत्तू है या ORS वगैरह का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। धूप से बचना चाहिए, और सायेदार जगहों के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए। मजबूरी हो तो हम उन जगहों के ऊपर रुकें। अच्छा, एक और चीज़, एक टिप आपको, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल एकदम से बढ़ा दिया गया,
और मेरे शायद डिस्चार्ज से पहले भी कोई बम गिरा है, पेट्रोल पड़ा है एकदम से, मैंने पढ़ा नहीं प्रॉपरली। तो आपके लिए एक चीज़ और कि जो भाई बाइक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या वो भाई जो कि गाड़ी चलाते हैं लेकिन एसी वाली राइड नहीं होती है, सिंपल राइड होती है, तो आपने सिंपली ये करना है कि 2 तौलिए या जो आप वेस्ट पहनते हैं ना, बनियान जो होती है, उसको आप अपने पास रख लें, गीला करके गर्दन के गिर्द आप लपेट लेते हैं, तो आप बड़े प्रिवेंट रहते हैं फ्रॉम द हीट वेव्स। आपकी तरफ आते हैं हीट बस्टर क्या है, बड़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, हीट बस्टर, तो अब कोई और नया बस्टर आ जाएगा ऐसे ही है। तो हमें अपने को प्रोडक्ट करना है कि जो सुबह 11 से लेकर शाम 4 तक का टाइम होता है, इसमें बहुत हीट काफ़ी तेज़ होती है, तो हो सके हम लोग इंडोर रहें इसमें। और पानी का इंटेक आपको प्यास लगे ना लगे, पानी का इंटेक आपने करते रहना है ख़ास तौर पे, ठीक है। और आपकी क्लोथिंग हो, आपकी लाइट वेट हो, ठीक। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स आजकल लड़के पहनते हैं, वो टाइट जीन्स ना हो, नॉर्मल वेयरिंग हो ताकि उसको ईजी कैरी कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि होम्योपैथिक के अंदर कोई ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना, अगर अंदेशा हो रहा है कि हमारा पेट ख़राब ना हो जाए तो हम पहले से कुछ मेडिसिन एलोपैथिक में ले लेते हैं, तो क्या हीट वेव प्रोटेक्शन कोई मेडिसिन हमारे पास होम्योपैथिक में है? बिल्कुल मौजूद है इसमें। इसमें 2-3 मेडिसिन के मैं आपको नाम बताऊंगा। एक नाम आता है बेलाडोना। तो बेसिकली आपकी जो आने वाले सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी में जो अकर होने वाले होते हैं, वो उसको फौरी तौर पे रोक लेती है, ताकि आपको कोई बुखार न चढ़े, आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में होता है वो रोक देती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो डॉक्टर साहब आपकी ही बनी, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो मार्केट पैटर्न दवाई है, हमें डॉक्टर साहब के, क्योंकि अक्सर मुझे बुखार है, आप एक डॉक्टर हैं, मरगूब साहब एक डॉक्टर है, अब मुझे मरगूब साहब से शिफा मिली या आपसे शिफा मिली, दवाई आपने भी सेम दी, उन्होंने भी सेम दी, ठीक है ना, तो लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि नहीं ये जब दवाई अपने हाथ से बना कर देंगे तो चीज़ सही होगी। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो फिर आप खुद भी बना कर देते हैं? हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं। ब्लड तो आजकल बहाया बड़ा जा रहा है और टैंकर माफिया या डंपर माफिया बड़ा ज़ाया कर रहा है, उसी में आप ब्लड कैंप्स लगाते हैं, तो ईजी होता है इसको मैनेज करना या मुश्किल टास्क है? आजकल लोगों की अवेयरनेस मतलब ब्लड देने में कमी है ना, बहुत कम कैंप लग रहे हैं और कामयाब भी बहुत कम हो रहे हैं। ज़्यादातर एनजीओ काम कर रही है, ब्लड बैंक पे काम उस पे करती है, ब्लड पे काम करती है, यानी एक्सचेंज बेसिस पे काम करती है, और ये ब्लड स्क्रीनिंग शुदा लेना चाहिए। अक्सर लोग परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ शुदा ब्लड मतलब होता सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में HIV एड्स, हम HIV एड्स का कैंप लगाते हैं, हेपेटाइटिस B C का कैंप लगाते हैं, हमें यही लगाने का हमारा यही मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए। जब इनका पॉजिटिव आ जाता है, फिर हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, हम उनसे उनको मतलब मावन करवाते हैं, फिर उनको वहाँ रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि वो वहाँ से आसानी से मेडिसिन ले सके। तो हमारा मेडिकल कैंप लगाने का मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिले, ताकि पता लगे कि मुझे ये बीमारी डेवलप हुई है। जिस तरह आपको पता है, शुगर कैंप, शुगर 80 to 85% लोगों को हो गई है, हम लगाते हैं शुगर मेडिकल कैंप में, हमारा लैब्स के हवाले से भी होता है, तो उसमें हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग में अक्सर पेशेंट्स को पता नहीं होता हमने डायबिटीज। बात ये कि लोगों को अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस के लिए हम ये कैंप लगाते हैं, और जब कोई बीमारी डेवलप हो जाती है तो उससे हम गवर्नमेंट से रब्ता करके उसको वहाँ रजिस्टर्ड करा के उसको मेडिसिन वगैरह पूरा यानी एक वे दिखा देते हैं कि ये वे में आप काम करें, तो इसमें पेशेंट्स को रहनुमाई हो जाती है और हमें हमारा जो विजन होता है वो हमारा कामयाब होता है। माशाल्लाह। तो सब पौधों को कैसे बचाया जाए हीट वेव से? इंसानों को भी बचाना है और पौधों को भी बचाना है। इंसान बचेंगे तो पौधे भी बच जाएंगे। तो ये है कि इसके अंदर पौधों के लिए होता है कि ज़्यादातर शेड में पौधे कर दें आप, और वाइट शेड इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है इन दिनों में जो ख़ास ज़्यादा हीट होती है। गमलों को भी आप अपने अगर पॉट कल्चर जैसे चीज़ों में काम कर रहे हैं तो उन गमलों को भी साया में ले लें आप। और प्लास्टिक के गमले ज़्यादा गर्म होते हैं, उनको ज़्यादा हीट से वो हीटअप हो जाते हैं, तो उसमें पौधों के डैमेज होने का ख़दशा होता है, तो इसलिए उनको भी ज़्यादा सेव करें। इसके अलावा मल्चिंग लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल होती है, जिसमें मिट्टी के ऊपर भूसा, घास, पत्ते, सूखे हुए पत्ते, इनसे उस ज़मीन को या जो मिट्टी होती है उसको ढाँप दिया जाता है 3-4 इंच की तह से, ताकि हीट जो होती है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट ना करे मिट्टी के अंदर और उनकी जड़ें डैमेज ना हो। उनको ये होता है कि आपको जलने लगते हैं किनारे, पत्ते मुरझाने लगते हैं, फल फूल गिरने लगते हैं, ये अलामत होती हैं कि इनको भी इफ़ेक्ट हो गया।
तो इससे आप अपने पौधों जी को काफ़ी बचा सकते हैं। पानी दें आप ज़रा, सुबह के अंदर अर्ली पानी अच्छा दे दें, शाम को दें अगर ऐसा ज़रूरत है, पत्तों को शावरिंग कर दें आप पेड़ों को, तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइएगा कि किडनी जो एक मैंने जहाँ तक पढ़ा, या क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इंसान जब सो जाता है तो सिर्फ वाहिद ऑर्गन उस वक्त भी काम कर रहा होता है, वो किडनी होता है। ऐसे ही ऐसा ट्रू बिल्कुल है? ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किडनी फेलियर जो आजकल फिजी ड्रिंक्स या हम एनर्जी बूस्टर्स कह लें या कोई भी नाम दे दें इसको, उससे काफ़ी किडनी फेलियर की तरफ बच्चे, बड़े या नौजवान जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? हकीकत है। तो अगर किडनी फेलियर हो गई, नेमो बदल ट्रांसप्लांट है या होम्योपैथिक में इसका इलाज है? डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है पेशेंट की। ठीक है। अगर तो वो इस कंडीशन में है कि उसकी ट्रांसप्लांट किया जाए तो ट्रांसप्लांट ही उसका हल है। लेकिन होमटेक के तरीके इलाज में बेसिकली होमटेक डायलिसिस पेशेंट को भी नॉर्मल कंडीशन पर ले आता है ज़बरदस्त। वाया मेडिसिन। नो सर्जरी रिक्वायर्ड, ठीक ठीक है। है, कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। वाया मेडिसिन हम लोग पेशेंट को क्योर भी करते हैं और उसकी किडनी दोबारा वर्किंग पोजीशन पे आ जाती है। तो मतलब क्रेटिनाइन लेवल जो है वो क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज पे आती फास्फोरस हैं। हो गया, ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज पे आती हैं ठीक है। वाया मेडिसिन ओनली। तो अगर एक बंदा जो कि डायलिसिस पर है और उसको डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब आपका हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होगा, और वो वाकई में अगर एक दिन भी डायलिसिस मिस होता है तो फिर आपकी सांस फूलने लगती है बिल्कुल और ऐसे, तमाम, बिल्कुल ऐसे। तो आप अगर ऐसे पेशेंट को आपके पास लाया जाए तो आप, क्योंकि एकदम तो डायलिसिस भी बंद नहीं करवाया जा सकता, तो मुझे बताइए कि कितने अरसे में आप ये कहते हैं कि मेरा ये पेशेंट जो है इस कंडीशन का, ये पहले 2 डायलिसिस पर आएगा, फिर 1 डायलिसिस पर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे हुआ है, और आपकी खत्म। बात बिल्कुल ठीक है, वजह है ये। मेरे पास पेशेंट्स आए भी हैं इस तरह के। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं मेरे पास हफ्ते आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो है कोयटा बलूचिस्तान के जो पेशेंट हैं उनको किडनी के इशूज़ बहुत हैं। वहाँ पे बेसिकली पानी का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, ठीक है। उसके लिए वहाँ के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं किडनीज़ के। और बहुत सारे मैंने पेशेंट डायलिसिस वाले भी चेक किए हैं, उनको विदिन 4-5 मंथ के अंदर मैंने डायलिसिस से बाहर किया है। माशाल्लाह। ये ऐसा होता है कि वो डायलिसिस बिल्कुल ख़त्म नहीं करवा देते, स्लोली आराम आराम से, जैसे हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहा है, फिर आहिस्ता वीक में 2 दफ़ा हो रहा है, फिर वीक में 1 दफ़ा, आहिस्ता करते करते मंथ में 1 दफ़ा पे आते हैं। स्टेज कम। हाँ जी, वो किडनी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्किंग पोजीशन पे आता है वाया मेडिसिन। तो होम्योपैथिक तरीके इलाज विदाउट एनी सर्जरी या ऑपरेशन ये रिकवर करती है अपनी बॉडी को। इट टेक्स टाइम बट रिकवरी उसकी 100% होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि होम्योपैथिक के लिए ये भी कहते हैं ना कि बड़ी ठंडी दवाई होती है, अगर असर करे तो करे, नुकसान कोई नहीं देती है, ये बात ये सही है? पहले के कोटेशन से, लेकिन अभी होम्योपैथिक बहुत एडवांस हो गई नहीं है। नहीं, ठंडी दवाई इन दैट फॉर्म कि तंग नहीं करती आपकी stomach पे। आपका जो बॉडी पर नेगेटिव असर नहीं डालती है, हाँ, इसलिए बिल्कुल। उसको ठंडी दवाई Side कहा effect जाता नहीं है है। इनके। साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये बात सही है? बिल्कुल 100%। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट जो है वो नॉर्मल की तरफ वापस आ चुका है, सब चीज़ें, तो कुछ परहेज़ भी होते हैं, जैसे दवाई उस वक्त तो होती है या आपकी फिर दवाई फुल लाइफ चलती है, क्या इसका सीन सिनेरियो? परहेज और मेडिसिन दोनों साथ चलनी होती है, ठीक है। ठीक है। जब बंदा क्योर हो रहा है तो उसको जो प्रिकॉशन दी जाती है कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। मोस्टली ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, खासतौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, फिजी ड्रिंक्स हो गई, ये लोग पीते हैं, खाली पेट लोग पी रहे होते हैं। अफ्तारी ओपन हुई, लोग खजूर खाने के बजाय फिजी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपकी किडनी को बहुत अफेक्ट करती है। ऐसा? आपने पूरा दिन फास्टिंग की होती है, आपका स्टमक क्लियर है, आपका बिल्कुल किडनी आपकी क्लियर है, आप डायरेक्ट पानी पीने के बजाय आप फिजी ड्रिंक पीते हो तो आपकी किडनी जो है वो श्रिंक हो जाती है। और श्रिंक होने की वजह से कि बॉडी के अंदर जो है क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज करता है, तो आपकी किडनी जो है वर्क करना कम कर देती है। लोगों को चाहिए पानी का इंटेक करें, और बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी पीना ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नुकसानदेह है। बेशक गर्मियाँ हों जैसी भी हैं, लेकिन नॉर्मल मॉडरेट लेवल पे आप पानी पियो, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। वो एतदाल पसंदी तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि एतदाल से चलोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी तरफ आते हैं सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, डिस्चार्ज हो गया, जिना हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, अब उसको मेडिसिन नहीं मिली अंदर से, या अमले ने कहा कि मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो फिर आप कैसे कनेक्ट करवाते हैं या कहाँ से मेडिसिन ला कर देते हैं? हमारा दरअसल जब वहाँ से हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से या जिना अस्पताल से हमारे पास मतलब हमारे सेंटर है सिविल जिना कतर, तो हमारे पास पेशेंट और पुलिस हॉस्पिटल, तो हमारे पास पेशेंट इन 4 हॉस्पिटल से आते हैं, मगर वो डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं। हर पेशेंट नहीं, डॉक्टर्स को पता होता है कि पेशेंट पुअर है। आजकल मतलब हर पेशेंट्स आता है कि हमें ये मेडिसिन दे दो,
तो उसमें डॉक्टर की हमारे को हमें स्लिप होती है जिसके ऊपर वो लिखते हैं पुअर पेशेंट। तो हमारे पास अक्सर भेजते हैं, डॉक्टर भेजते हैं क्योंकि वही वेरीफाई कर सकते हैं कि पेशेंट अफोर्डेबल है या नहीं है। वो हमें भेजते हैं तो हम उसको इंशाल्लाह प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं हम। अच्छा, अगर आपसे रब्ता करना चाहे कोई ऐसा पेशेंट जिसके पास स्लिप पर लिखा हुआ है कि ये पुअर पेशेंट है, उसकी हालत बता रही है, अच्छा काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जज करते हैं बेचारे कि चप्पल और है, शलवार और है, कमीज़ और है, सॉरी मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, और समटाइम ऐसा होता है कि आप लिबादा आपका बहुत डिफरेंट होता है लेकिन अंदर के हालात तो अल्लाह ही जानता है ना। जी। तो अगर ऐसा कोई शख्स, कोई ऐसा बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरीके से रब्ता तो करेगा? बाकी हमारा IQ लेवल होता है, हम पेशेंट से जब बात करते हैं। अगर वो रब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? व्हाट्सएप के थ्रू करेगा? फ़ोन नंबर? व्हाट्सएप जी, टेलीफोन नंबर हमारा है, हमारा पेज है नियामत वेलफेयर एसोसिएशन का। नेमत वेलफेयर एसोसिएशन का। जी। अगर आप नंबर बताना चाहें तो आप ऑन एयर बता सकते हैं। मेरा नंबर है 031111616112। ये मेरा अपना वेलफेयर का नंबर है। जिसको मेडिसिन की नीड हो तो हम कोशिश करते हैं उसको इंशाल्लाह ताला अरेंज करके दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी यही विजन ही हमारा यही है। विजन आपका ये। अच्छा, कुछ हमारा। ऐसा तो नहीं, समटाइम ऐसी फैमिलीज होती हैं वो कहती हैं, कुछ लोग हैं जो कि तस्वीरें लगाने में बड़े पागल हो जाते हैं ना कि तस्वीरें लगाएंगे तो होगा, तो तस्वीरें वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं, हम पिछले 96 से हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, हमें काम करते हुए एक अरसा हो गया। तो हमारी तो आज तक कि हमने फर्स्ट टाइम ही आपके रिकॉर्डिंग पर आए हम, तो हमने लाइव जाने लाइव जी हम फर्स्ट टाइम ही आए। मतलब हमने तो ऐसी कभी हमारा कोई इस तरह इख्तियार लगा नहीं है, बाकी हम दे देते हैं पेशेंट्स को। माशाल्लाह। एक चीज़ ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको इंजेक्शन लगना है, अच्छा जी लगना है, डॉक्टर ने बोल दिया लगना है, उसके बाद भी 25 दफ़ा पूछा गया कि आपको इंजेक्शन कब लगना है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से हम चीज़ों को ऑन एयर करते हैं ताकि आप भी बचें और हम भी बचें इन चीज़ों से। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाना सर। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ दोबारा मरगूब अब्बासी साहब की तरफ जाएंगे कि पानी का सही वक्त हीट वेव में क्या होना चाहिए और कितनी दफ़ा हम पानी दे सकते हैं पौधों को? हीट वेव में पानी हो या आम गर्मियों के दिनों हो तो उसमें पानी अर्ली मॉर्निंग ही सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम होता है। एक टाइम अगर बहुत ज़्यादा चल रही हीट और ड्राई हो रहा है और गर्मी की हीट ज़्यादा है तो शाम के अंदर भी असर या मगरिब के करीब आप दोबारा से जिन पौधों को आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट आ रहा है उनमें आप पानी देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शावरिंग करें, और अगर आप कहीं आपको पानी देने में प्रॉब्लम है तो ड्रिप एरीगेशन सिस्टम जो आए हैं आजकल, तो वो आप उसको जो है ना आप वो करें, उसका अप्लाई कर लें। उसमें होता है कि ड्रॉपिंग पानी एकदम ज़्यादा देना सही नहीं होता, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। पानी जैसे इंसान है कि थोड़ा थोड़ा पीता रहे तो उसके लिए बेहतर होता है, इसी तरह पौधों को भी आप थोड़े थोड़े मकदार में पानी देते रहें तो वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, ना कि आप एक दफ़ा फुल करके कहें कि ये पानी हो गया, क्योंकि वो खासी तो ड्रेन आउट हो जाता है फिर वो। तो इसलिए ड्रिप एरीगेशन सिस्टम जो आजकल बनाए हुए हैं और मार्केट में और कोई इतने महंगे नहीं होते, तो वो आप एक गमलों के अंदर उनके कनेक्शंस आ जाते हैं, वाल्व्स आ जाते हैं, उनमें ड्रॉपिंग होती रहती है, हल्की हल्की ड्रॉपिंग, तो उससे मिट्टी में नमी रहती है, मॉइस्चर अच्छा रहता है और पौधे की डैमेजेस कम हो जाती हैं। अच्छा मतलब आपके लिए मैसेज आया है कि ये बताइएगा कि अक्सर हमारे घर पे जो भी दरख्त बड़ी मेहनत से हम लगाते हैं वो जब फल देता है तो पहली दफ़ा तो फल सही देता है, दूसरी दफ़ा में हर फल में कोई ना कोई मसला आ जाता है, रीज़न? ये होता है कुछ के अक्सर फर्स्ट जो होता है उसमें पौधे की फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसकी एज होती है, जब एज पे आना शुरू हो जाता है तो उसकी जो फर्स्ट फ्रूटिंग होती है ना वो ड्रॉप करने लगती है, वो कमज़ोर होती है। ठीक है, उसकी पॉलिनेशन अच्छी नहीं होती, इसमें इतना अच्छा फूल आया हुआ नहीं होता, या उसको इतनी अच्छी खुराक नहीं दे रहे होते लोग, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आता है। और बाद में फिर वो बेहतर होता चला जाता है वक्त के साथ, फिर इसी तरह एक वक्त आता है कि फिर ये कमी की तरफ जाता है। तो ये तो एक साइकिल्स हैं पौधों के, हर एक में नहीं होता लेकिन कुछ में ये चीज़ होती है। और ख़राब होने का मसला यही है कि उन पौधों के अंदर या तो कीड़ा या मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस ऊपर से इफ़ेक्ट करते हैं या फिर उसकी मिट्टी के ज़रिए इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट होता है, ऊपर से ट्रीटमेंट खाली नाकाफ़ी होता है कि आप पत्तों से या फलों के ऊपर आपने वो कर दिया तो वो बेहतर होगा। बेहतर ये कि ज़मीन से भी ट्रीटमेंट करें और आप ऊपर से भी उसका ट्रीटमेंट करें तो वो फिर बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता है, ये बताइएगा कि जब
किडनी डिसऑर्डर आ जाता है या किडनी अनफंक्शनल हो जाती है तो पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो जो पेशेंट्स क्योरेबल पोजीशन में जा रहे हैं या क्योर हो चुके हैं या आसान अल्फाज में बोले कि सही हो गए हैं मरीज, तो फिर वो पानी का लेवल उनका बढ़ जाता है या वो 1 गिलास या 500 ml पूरे दिन में नहीं, उनका इंटेक फिर बढ़ जाता है, इंटेक बढ़ जाता है ताकि बॉडी के जो नीड्स हैं वो प्रॉपर तौर पे मेंटेन हो सकें। ठीक है। तो जब फेलियर की तरफ बंदा जा रहा होता है, जब उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है अगर वाटर बॉडी में जा रहा है तो उसको आउटटेक उससे बाय यूरिन पास आउट भी होना है। तो वो पास आउट नहीं होगा तो अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, इसलिए पानी का इंटेक कम करवाते हैं ताकि पानी जहाँ कम जाएगा ताकि स्वेलिंग में कमी आए। अगर बॉडी फंक्शन और किडनी फंक्शन नॉर्मलाइज पाता है तो वाटर इंटेक नॉर्मली 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए गर्मियों में, वो मस्ट होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, एक दिन में तो किडनी फेल नहीं होती ना, इट टेक्स लाइक 10 दिन। तो फेलियर के सिम्टम्स बता दें, बॉडी में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं या क्या चेंजेस या क्या आपको फीलिंग आती है कि यार मुझे समटाइम जैसे कहते हैं ना मैदा ख़राब हो गया या आपने ख़राब खाना खा लिया तो खट्टे डिकार आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको आजकल बड़ा कॉमन हो गया डेंगू बुखार, उससे पहले भी आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपको बताते हैं कि यस ये बंदा डेंगू में जा रहा है। तो किडनी फेलियर का क्या है? यूरिन का जो आउटकम होता है बहुत कम होता है, रुक रुक के पेशाब आता है, पेशेंट को तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा उसको यूरिन करने में, दर्द की तकलीफ, ताकि वो उसको जो पास आउट कर रहा होता है उसका पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको फिर लाजमी चाहिए कि वो डॉक्टर को लेकर चेकअप कराए। और मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन में ये होता है कि जब उसका पास आउट करने की जो मेडिसिन दी जाती हैं उसको ईजिली पास आउट भी होता है और किडनी दोबारा अपना रीफंक्शन में आना शुरू होती है। ज़बरदस्त। तो अच्छा एक चीज़, अब मैं वो सवाल करूँगा जो हर घर का सवाल है, मेडिसिन महंगी होती है क्योंकि ये इलाज लंबा चलता है, तो क्या अफोर्डेबल रेट्स में मेडिसिन है या जैसे कि आप एलोपैथिक की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये वाला जैसे मेरी बात है तो इंजेक्शन लगना है तो लगना है, वो कहाँ से लगना है या नहीं लगना है, या समटाइम ऐसा होता है मैं हॉस्पिटल से उठ के आ जाता हूँ कि नहीं है अफोर्डेबल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी दवाई अफोर्डेबल? ये दो इसके वो हैं मैटर्स हैं। एक जर्मन की मेडिसिन आती है, जर्मनी की लोकल मैन्युफैक्चरर से बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो मेडिसिन जो है वो लोकल यूज़ करते हैं, और जो अफोर्ड कर लेते हैं वो जर्मनी यूज़ करते हैं, लेकिन अफोर्डेबल हैं, इतना कोई इशू नहीं है लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, और अगर कुछ लोग ऐसे एक आप मुझे वो बता दें, दोबारा ये आया कि कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितना, कम से कम जहन में रखें कि जो 3 डायलिसिस वाले हैं वो 0 डायलिसिस पर आएंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, एक रफ आइडिया बता दें। मिनिमम 6 to 7 months। 7 मंथ। अच्छा जी, ज़रूरी वेरी करता है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं मेरे भाई कि फ़र्ज़ करें अगर डॉक्टर साहब ने मुझ पर दवाई अप्लाई की है और महबूब साहब पे अप्लाई किया, हो सकता है महबूब साहब 1 महीने में सही हो जाए और वहीं मैं 1 साल में सही हूँ, तो वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, बॉडी टेक्सचर टू बॉडी टेक्सचर, ब्लड थिकनेस एंड ब्लड कॉम्बिनेशन क्या है आपका, तो वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर अल्लाह ताला कितना प्यार करता है आपसे, ये भी तो है ना कि अल्लाह ताला बीमारी भी जब देता है तो गुनाह झड़ रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि आपका जो भी आपसे कोताहियाँ जो गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ करके आपको अपनी तरफ बुलाता है, ऐसे ही सर? बिल्कुल। तो मुझे ये बताएगा कि अगर कोई शख्स की कहता है कि आपको कॉल करता है, जैसे आपने नंबर दिया कि मेरे घर में वालिद वालदा बच्चा बच्ची या जो भी बीवी बीमार है, हॉस्पिटल जाना है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या आप फ्री एम्बुलेंस भी अरेंज करते हैं या डेड बॉडी उठाने के लिए भी फ्री एम्बुलेंस करते हैं? जी, हमारा रोड एक्सीडेंट वगैरह जिस तरह हमारे अक्सर बेशतर ड्राइवर आ रहे होते हैं, रास्ते में रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको मैंने ताकीद की है आपने ऐसे नहीं जाना, वो मरीज़ उठाना है चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो, आपने उठा के लेके आना है सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल जो भी नज़दीक तरीन हॉस्पिटल है, तो वहाँ आप लेके आएँ उसको ताकि उसका इलाज मुआवजा टाइम पर हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पेशेंट्स को रिसीव करें। बाज़ दफ़ा कॉल आ जाती है तो हम उससे पहले पूछते हैं कि पेशेंट है कहाँ पे, जो हमारे नज़दीक तरीन सेंटर होता है हम उनको कॉल करते हैं, पेशेंट ले आता है। बाकी अगर जो पेमेंट देता है ठीक है, नहीं देता है तो हम हमारी तरफ से हमारा अपना एक बजट है, फंड है, हम उसमें उसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, समटाइम मैंने काफ़ी ऐसी प्राइवेट एसोसिएशंस को देखा, सॉरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो मरीज़ मर रहा है, वो हॉस्पिटल में अभी जाने, आप पहले पैसे दें, तो ये वाला सीन तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई आप पे भी ये बीमारी आ सकती है। तो अगर आपको लोग कॉल करके डायरेक्ट कहते हैं कि भाई हम अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे घर पे भी एम्बुलेंस भेजते हैं? हम घर में पेशेंट, हमारे पास डायलिसिस के पेशेंट है क्योंकि हमारा SIUT के सामने ही सेंटर है, अक्सर बेशतर
पेशेंट आते हैं हमारे पास जो करीब करीब जो साउथ के अंदर अंदर के जो हॉस्पिटल वो उनके घर होते हैं, तो हम उनको सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस देते हैं हम जो अच्छा, हमारी रही। आपकी एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन है? जी ऑक्सीजन भी है हमारे पास। मकसद ये है कि ऑक्सीजन तो हर पेशेंट को जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, घर से करें या कहीं से भी करें, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें, अक्सर आजकल एम्बुलेंसेस को कॉल करो, बड़े बड़े नाम है जी ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। अच्छा, ऑक्सीजन वाली गाड़ी आएगी तो उसके 1500 ही लेता होंगे, ये क्या सीन है? अब जिस तरह मैंने बताया मेडिसिन महंगी हो गई, ऑक्सीजन महंगा हो गया, बात ये कि अब एम्बुलेंसेस के लिए भी तो ऑक्सीजन की नीड होती है ना, हम भी तो परचेज़ करते हैं, वो बात सही है कि ऑक्सीजन के अलग चार्जेस होते हैं। वैसे हमारे चार्जेस यानी 500 to 700 होते हैं, 1000 इसके अंदर अगर बंदा कोई ऑक्सीजन बोलता है उसके हम 200 रुपये चार्जेस लगाते हैं ताकि 200 समझ में आता है, 1500 समझ नहीं आता। नहीं 200 रुपये हम चार्जेस लेते हैं, इतने ज़्यादा नहीं लेते। मकसद ये है कि वो कौन सा चांद से ऑक्सीजन आ रही है कि जो 1500 में ले रहे हैं हम? 200 रुपये लिए देखें, जो बड़े इदारे वाले लेते होंगे, मगर हमारी कोशिश होती है कि हम बड़े नाम है। मुझे असल में यहाँ पर बैठकर मैं इरफानुल्लाह भाई, मैं वही बातें करता हूँ जो कि मुझ पर गुजर चुकी हैं। ये भी रिसेंट मेरे साथ वाक़या हुआ और मैंने बड़े बड़े नामों को कॉल किया और उनकी डायरेक्ट सर नहीं हमारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है। अब बंदा एक जो है उसको बाई पाइप से हम उतार रहे हैं, हमें जी शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में, तो बाई पाइप आपका जो है वो आपका क्या कहते हैं वेंट से पहले एक बाय बाय कॉस्ट है कि आपको वेंट से पहले आपको एक वो दी जाती है ट्रीटमेंट की यार इससे हो सकता है ये बेहतर हो जाए। अब बाई पाइप का पेशेंट उसको कहते हैं सर वैसे नहीं है, कोई मसला थोड़ी है। तो अच्छा नहीं, अगर ऑक्सीजन लगे वाली गाड़ी आएगी, लगे ना लगे 1500 आपने एक्स्ट्रा देने, तो ये तो धांधली वाली बात होगी। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। एहसास लोगों को बहुत कम हो गया। मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, फ़र्ज़ करें आपने मुझे ये दवाई दी, आपने कहा ज़ीशान ये 2500 रुपये की दवाई है, मैंने आपको कहा कि डॉक्टर साहब आप दवाई कम कर दें या कुछ, मेरे पास तो 1900 है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसे बंदे कि आप दवाई कम करेंगे, आप बोलेंगे ले जाओ। ऐसा ही है, बड़ा ख्याल करता है। तो मकसद ख्याल करना, उसका ख्याल करना नहीं है, अपना ख्याल करना है। क्योंकि जब आप यहाँ इसका ख्याल करेंगे तो वो आखिरत में ख्याल करेगा, क्योंकि हमने ज़िंदगी तो आखिरत के लिए जीनी है ना। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का दौरानिया, किसी ने पूछा कि ज़िंदगी का दौरानिया क्या है, तो कहा कि अजान से नमाज तक का। जब पैदा होता है तो अजान दी जाती है, जब रुखसत होते तो नमाज जनाजा होता है। मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ। तो हमारे एक चीज़ ये कि हम अगर इस फ़र्क को समझ जाएं, चंद लम्हों का टाइम होता है, इसमें आप वज़ू बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम यहाँ वज़ू बनाकर अच्छे कामों को अडॉप्ट करने आए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप ये बताएं कि कटाई और खाद को देना या पौधों के पास लेकर जाना, इसमें तो पौधे हैरत में या शौक में क्यों आ जाते हैं? ख़ास अगर हम इस हवाले से बात करें, जो भी टॉपिक चल रहा है और जो आजकल पोजीशन है हीट वेव का, तो अगर इसमें पौधे होते हैं तो वो ऑलरेडी इस हीट से शॉक में होते हैं। जैसे इंसानों को भी इसका एक शॉक होता है, परेशानी होती है, टेंशन, इफेक्टेड हो जाते हैं इससे, तो पौधे भी होते हैं। तो अब खाद अगर आप उस टाइम से देते हैं या ट्रिमिंग करते हैं उनकी, तो पौधा मज़ीद शॉक में आ जाता है। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि कितनी हीट चल रही है और उनको मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देसी फर्टिलाइज़र्स में भी आएँ तो नाइट्रोजन की मिक़दार होती है, और नाइट्रोजन खुद एक ऐसा आइटम है कि जो उसको बर्निंग करता है या गर्मी पैदा करता है, तो वो फिर आपको बाहर से भी मिल रही है गर्मी और आपने उसको खाद भी दे दी, तो पौधे की जड़ों से फिर जब ये आप इंतकाम लेते हैं या उसके साथ ये जुल्म करते हैं, तो उसने ख़राबी होना है। तो इस दौरान जो ये चल रहा है अभी, जैसे कि मुझे थोड़ा नॉलेज में बस यही है कि अभी ये जो आज तारीखें चल रही हैं, इससे लेकर 5-6 मई तक शिद्दत रहेगी, जिसको आप हीट वेव कह सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक है, एक बारिश के इम्कानात को कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर पूरा मई और जून ये सारा गर्म है। तो हमें एक समझ लें 2-2.25 महीने हैं जिसके अंदर इस हीट से बचने की कोशिश, खुद अपने आप को, जानवरों को और अपने पौधों को बचाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इत्यादि तभी जो डॉक्टर्स बताते हैं या जो वैसे अवेयरनेस आती हैं, तो उससे हमको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल आया है, खातून ने पूछा है कि हम एलोपैथिक में तो बड़े एज रिवर्सिंग मेडिसिन आ गई हैं, इंजेक्शन आ गए हैं, थेरेपीज़ आ गई हैं, तो क्या हम एज रिवर्स कर सकते हैं होम्योपैथिक के अंदर? कोई ऐसी मेडिसिन है? इस हवाले से मैं आपसे जवाब लूँगा लेकिन ब्रेक के बाद। और जाते जाते मैं बिल्कुल जी
खालिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने थ्रू आउट द वे बड़ी चीज़ों को देखा, मैटर किया और जिनकी वजह से ब्लड की कुछ इंजेक्शंस थे जो कि नहीं प्रोवाइड हो रहे थे। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ब्रेक पर जाते जाते फिर ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपने ज़मान में रखे और साथ साथ उनकी जो NGO है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और खालिद भाई को मैं कहूँगा ऑन एयर कि खालिद भाई आपने शो पर आना है ताकि हम बैठ कर इस बारे में डिस्कस कर सकें कि हमें किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब डॉक्टर साहब आपसे सवाल, अब जो मैंने एज रिवर्सिंग का कहा, तो क्या हमारे पास होम्योपैथिक में कोई एज रिवर्सिंग मेडिकेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल मेडिसिन मौजूद है इसमें। और बेसिकली आपकी स्किन ट्रीटमेंट के लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, डिटॉक्सिफाइंग का जो प्रोसेस है वो कितने अरसे का? अच्छा, मैं आजकल जो एक चीज़ है ना, जैसे कि अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, विद सॉरी अगर आपको बुरा लगे, डॉक्टर की एक छाप होती है उनके चेहरे पे कि यस मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं किसी चीज़ की ना। तो हम जो नॉर्मल लोग होते हैं हमारे अंदर ना बड़ा चिट्टा रंग, जिसको गोरा कलर कहते हैं। अच्छा, नक्श कुछ भी हो, जो भी हो, कलर गोरा होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि हम गोरे चिट्टे कैसे हो सकते हैं? वाया मेडिसिन नहीं, कितने अरसे में? 2 से 3 महीने लगते हैं। पक्की बात पहले है? एक टाइम मैं गोरा था। हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पक्की बात है? बिल्कुल हो सकता है। आप आए मेरे पास, इंशाल्लाह आपको गोरा करके भेजेंगे। तो अब हमने ये इस तरीके से लेकर चलना है कि कलर, क्योंकि आजकल इतनी धूप है कि घर वाले भी नहीं पहचानते धूप से जब आप वापस आते हैं, वो दरवाजे बंद कर देते हैं, ये पता नहीं कौन पड़ोसियों का बच्चा आ गया। तो मकसद ये कि ऐसे लड़कों के लिए भी मैं कहूँगा, देखिए हर लड़के को भी हक है। हमें कहते हैं ना ये लड़कियों वाले काम है, नहीं। अगर एक लड़का, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह एक मॉडल पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको ग्रूम आपने खुद किया है, आप भी खा कर बैठ जाए ये बड़ा सा पेट लेकर आ जाए तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आपने बीइंग अ डॉक्टर यू मेक योरसेल्फ अ मॉडल एज वेल, तो दोनों को कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर एंड मॉडल, तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तारीफें आ रही हैं, तो चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को आप रेक्टिफाइड करेंगे, क्लियरिफाइड करेंगे, मर्द के लिए भी उतना ही ज़रूरी है? मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि हम मर्दों को भी चाहिए अपनी ब्यूटिफिकेशन का अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी का एक्सरसाइज लाजमी करें। मिनिमम 40 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है। जो आपका खाया पिया होता है वो प्रॉपर्ली तौर पे डाइजेस्ट होता है। और वॉक मस्ट है। मोस्टली जो लोग जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वॉक लाजमी करें। वॉक उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, आपके लिए आप खुद ही सवाल कर देते, उससे पहले जब एक सवाल और आया था कि हमें जिमिंग करनी है, लेकिन क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर आप देखें, बॉडी में ताकत ही नहीं है कुछ चीज़ उठाने की, तो उसके लिए कुछ बता दें आपके पास मेडिसिन वगैरह? बेसिकली आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है उनकी जो फूडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है जंक फूड है। उनके अंदर एनर्जी नहीं है। वो क्या जिम करेंगे जब उनको एनर्जी नहीं होगी? बेसिकली आपके योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। फ्रूट्स हो गए, वो चीज़ें बहुत दूर जा चुके हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें वो लोग समझते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं चीज़ें खाते हुए, लेकिन उनकी पूरी बॉडी उनकी ख़राब हो रही है। तो एनर्जी, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे डेयरी के आइटम्स हो गए, तो वो चीज़ घर की रोटी हो गई, वीट का इस्तेमाल हो गया, ये हमारे लिए बेहतर है, जिससे एनर्जाइज आपकी बॉडी होती है। ठीक 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 ठीक। कोशिश किए कि इन चीज़ों को अप्लाई किए अपनी बॉडी के ऊपर। तो अगर बच्चा इन सब चीज़ों से चले दूर है, लेकिन आपके पास मेडिसिन है जिसके थ्रू हमें इतनी पार तो आ जाए कि हम अगर जिम में जा रहे हैं तो 2 किलो का डंबल तो उठा सकें? हाँ बिल्कुल, मेडिसिन मौजूद है। और ये अगर जैसे मैंने आज आपसे मेडिसिन में परचेज करके लेके आया, तो कितने दिन में मुझे इसका इफेक्ट फील हो जाए? विद इन 10 डेज। ज़बरदस्ती। अब वो लोग जो कि फीमेल हैं या मेल हैं, आप अगर फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, बॉडी एकिंग हो रही है, या आप फील करें कि यार मैं कैसे काम करूँगा, थकावट बहुत है, तो फिर आपने डॉक्टर साहब से रब्ता करना है। डॉक्टर साहब की तमाम डिटेल्स हम पेज पर शेयर कर देंगे और आपने इनसे रब्ता कर कर इनकी तरफ जाना है, क्योंकि ज़िंदगी बेहतर वही होती है जिसमें आपको कहते हैं ना कि आप अपने पाँव पर खड़े हैं। जी सर, आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ देयर, हम कुछ चीज़ें ऑन एयर नहीं करते, और वाकई में ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ब्लड कैंसर्स और आपकी डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं, जिसका एक विक्टिम मैं खुद हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो भी विजन होता है, यानी अगर आप कहीं से कोई आपको कहता है कि ब्लड अरेंज करके दें,
और हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है, या अगर किसी को बोला गया 2 थैलियाँ खून की लगेंगी, वो कहते हैं मेरे पास 1 थैली के पैसे हैं, एक आप अरेंज कर दें, तो ऐसा भी आप करते हैं? जी हमारे पास डोनर्स होते हैं। वो जब जैसे बाईपास होता है, अक्सर बेशतर बाईपास में पेशेंट्स को 8 से 10 बोतलों की नीड होती है। किडनी ट्रांसप्लांट में 15 से 20 बोतलों की नीड होती है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, डोनर्स वगैरह अरेंज करके देते हैं। तो वो फिर उनका अपना ब्लड बैंक होता है, तो वहाँ से ब्लीड करवाते हैं और वो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। कुछ डॉक्टर हजरात हैं वो भी ताउन करते हैं, तो उसका मतलब बंदे का काम तकरीबन हो जाता है। मकसद ये है कि जान बच जाती है। जान बच जाती है, और वो जो ब्लड जहाँ से अरेंज करवाते हैं तो लाजमी डॉक्टर्स भी उससे मुतमईन होते हैं कि अच्छा, जहाँ से आप अरेंज करवाते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं उसकी? जी बिल्कुल। हम तो लाजमी डॉक्टर तो बगैर रिपोर्ट्स और बगैर स्क्रीनिंग के बगैर ब्लड लगाते नहीं हैं। बाकी हम तो स्क्रीनिंग शुदा ब्लड लगाते हैं और अरेंज करवाते हैं पेशेंट्स को, और डोनर्स वगैरह अरेंज करवा के देते हैं। क्योंकि हमारे तो अपने मेंबर्स हैं जो इनका वक्फे से हम ब्लड हर 3-3 महीने बाद ब्लड अरेंज करवाते हैं, उनके वहाँ पे ब्लड बैंकों में देते हैं। तो हमारी कोशिश इसी तरीके की होती है, इस पे होती है। फिर हम डिसेबल बच्चों पे भी काम करते हैं। अच्छा, उनकी जी अभी रिसेंटली हमने डिसेबल बच्चों का कैंप लगाया था, तो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब गया था। डिसेबल को आप क्या व्हील चेयर्स वगैरह फराम करते हैं या मुआवनत कुछ और होती है? डिसेबल में ज़्यादातर स्किन डिजीज़ होती है, और ये डिसेबल बच्चों में हम स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। इनकी HB वगैरह कम होती है, तो बस उसमें हम उनके भी अपने हमारे डॉक्टर्स होते हैं के मतलब बता देते हैं। एक वक्त पे डायग्नोस हो जाती है बीमारी, हेपेटाइटिस B, C, HIV ये भी कर देते हैं, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते। तो उन जगहों पे भी हम ऐसी जगहों पे भी जाके कैंप लगाते हैं। और हमारे को आपको पता है कि फंड की वजह से जो ना हम डिवाइस अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कंपनियां दे देती हैं। अब जब से ये महंगाई हुई है तो कंपनियों ने भी अपने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, और हमें बड़ी मुश्किलों से ये अरेंज करना पड़ता है डिवाइस, और फिर कैंप लगाना पड़ता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप बड़ी बड़ी जो मुखैर हजरात है कुर्बानियाँ करते हैं, आप करें, लेकिन इंसानी जान बचाना बहुत बड़ा सदका जारी है। आप उस पर बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लेते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी आखिरत के लिए बड़ा बेहतर होता है। और रिपेरिएशन हमारी बात हो गई। और अच्छा, पौधों में क्या अलामत होती है कि इनको भी लग गई है लू? जब उनको लू लग जाती है या सीज़न में इस किस्म के, तो सबसे पहले तो पत्ते मुरझाते हैं, उनके किनारे जलने लगते हैं। ठीक है। और ये टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता, थोड़े टाइम के अंदर ना वो मुकम्मल डैमेज हो जाते हैं। ये थोड़ी सी फूल गिर जाते हैं, फल गिरने शुरू हो जाते हैं उनके। यही 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे ये महसूस हो जाता है कि इनको लू लग गई। मैंने खुद ऐसे कई पौधे देखे हैं जो ज़्यादा तेज़ गर्मी जब आई तो अचानक देखते 1 से 2 दिन के अंदर वो पौधा ख़त्म हो जाता है। उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हीट स्ट्रोक्स वगैरह को। तो इंसान तो फिर भी समझ जाता है, मेडिसिन दवाइयाँ कि यार बता देता है, लेकिन पौधों को ही समझ के करना ज़रा मुश्किल होता है। तो पहले ही कोशिश करनी चाहिए। हम वो लोग हैं कि पहले हम कीड़े आने का इंतज़ार करते हैं, बाद में मेडिसिन देते हैं कि जब आएंगे तो हम मेडिसिन देंगे। हम ये नहीं करते कि हम मेडिसिन को ऑर्गेनिक मेडिसिन को इस्तेमाल में रखें ताकि वो आने ही ना पाएँ, डैमेजेस ना हो। इसी तरह जब ये सीज़न आ रहा है ऐसा ख़राब गर्मी का, तो हमें पहले ही से प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि ना कि ये लू लगने के बाद उनको, ये गर्मी लगने के बाद हम करें। बिल्कुल जी। वैसे आपकी तरफ आते हैं क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स डायबिटिक है और वो चाहता है कि डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, तो क्या ये क्योरेबल है होम्योपैथिक में? बहुत से टॉपिक आपने दिया है। बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन में बेसिकली फ़र्क यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना आपकी जनरल वीकनेस को, शुगर को, आपकी मेंटली वीकनेस को भी कवर करती है डायबिटीज़ के थ्रू। आप इंसुलिन से बच जाते हैं। इंसुलिन इनटेक करना मुश्किल भी है, आसान भी है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। बाकी बोन्स को जो है बहुत वीक कर देती है। ठीक है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इन सब चीज़ों को कवर अप भी करती है, आपको आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, आपकी जनरल वीकनेस को बहुत अच्छा कवर करती है, बहुत जल्दी कवर करती है। असल में आपके लिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपको दोबारा आना पड़ेगा शो पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल में जो कि UTI
और सेकेंड कैथेटर प्रॉब्लम, उस बारे में बात करनी है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास अभी, तो आपको दोबारा मैं दावत दूंगा, ज़रूर आइएगा, ताकि हम इन लोगों की, हम कहते हैं ना कि बैठ कर अगर किसी एक बंदे का भी मसला हल हो जाए तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को आसान करता है। आपकी तरफ आते हैं, जाते जाते क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? मेरा पैगाम यही है कि लोग, जिस तरह सर ने बताया कि बड़ी एनजीओ को लोग सपोर्ट करते हैं, तो छोटी छोटी एनजीओ भी अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, आप उनको सपोर्ट करें, उनके साथ ताउन करें, बिल्कुल, और बाकी लोगों की मदद करें। आजकल आप पता है सिविल जिना अब्बासी में वही बंदे आते हैं जो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, तो लाजमी अस्पतालों में आप देखें ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको, उनके साथ ताउन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद नहीं जा सकते तो आप जैसे लोग जो कि लोगों की मदद करते हैं, या जैसे डॉक्टर साहब की तरफ अगर कोई आता है और मुखैर है और वो कह रहा है कि उसकी वालिद वालदा किसी के नाम पर साले सवाब करना चाहता है, तो डॉक्टर साहब के हाथ में पैसे थमा जाए तो इतने पैसों में 2-3-4 मरीज आप निपटा दीजिएगा, वो जो कि अनअफोर्डेबल हो, तो बस जी बड़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। अब छोटी छोटी सी चीज़ों को देखते हैं तो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। वो सब 1 मिनट है हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? ये गर्मी के हवाले से चूँकि बात हो रही है इंसान और पौधे जानवर के लिए, तो मेरा ये सबसे पहले प्रायोरिटी तो इंसान ही होती है। तो मेरा ये मैसेज है कि इस गर्मी में बच्चों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये हमें गर्मी इन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो इनको इस गर्मी से बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो कोई बड़ा हादसा ना हो, और इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। ये जो गर्मी आई है ये जो चलेगी, ये सिर्फ हमारे पास एक बागबानी, एक शजरकारी, एक ऐसा वो था ज़रिया जिसे अगर हम संजीदगी से करते और ज़्यादा पैमाने पे करते, जो अब हमारी ज़रूरत है आने वाले वक्त में, वो अफसोस इस तरह का नहीं हो रहा है। आज हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो चोरी की ले रहे हैं। हमने खुद तो कोई पौधे लगाते नहीं हैं, दरख्त लगाते नहीं हैं, जो लगे लगाए हैं उनसे हासिल कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम लगाएं। अगर इस साल आपने लगाना है, अब नहीं लगाया, तो कम से कम एक बैकाइन का पौधा और एक ये जो होता है इसको कहते हैं, अभी मुझे नाम निकल गया जहन से, ये 2 बड़ी तेज़ फास्ट ग्रो हैं, रॉकेट की तरह तेज़ी से बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा साया होता है, शेड होता है। तो इस साल लगा लें तो अगले साल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ ये बाकी के मजीद मौजूद साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन मसला ये है कि पौधों को काटे मत, कि आपने मुझे एक वीडियो शेयर की थी इसमें दरख्त को काटा जा रहा था। जी। तो लगे लगाए दरख्त आपको मिलते हैं, मैसर हैं, ठीक है। वाकई में कराची के अंदर जो हमारे चोर भाई हैं वो भी आते हैं फलांग कर, तो अगर इस डर से आप सारे दरख्त काट देंगे फिर तो गर्मी होगी ना। तो हमने एटमॉस्फेयर को भी देखना है और तमाम चीज़ों को देखना है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में। ज़ीशान है सर।